मैं डॉक्टर सुबोध कुमार झा, साहित्य प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय बाथो में कार्यरत। मैं आज अपने महाविद्यालय के उन समस्त छात्र जो किसी भी विषय के हों, उनके लिए आधुनिक विषय से प्रश्न उत्तर राजनीति शास्त्र से लेकर आया। चूँकि अभी महाविद्यालय बंद है तथा महाविद्यालय में आधुनिक शिक्षकों का अभाव होने के कारण महाविद्यालय प्रशासन के निर्देशानुसार वरीय शिक्षक होने के नाते कतिपय विषयों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। चूँकि यह छात्रों का आग्रह है कि आधुनिक विषय राजनीति शास्त्र से प्रश्न उत्तर नहीं किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में ऑनलाइन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रश्नों का चयन किया जा रहा है जो शास्त्री प्रथम खंड, शास्त्री द्वितीय खंड एवं शास्त्री तृतीय खंड के साथ साथ उपशास्त्री प्रथम एवं द्वितीय खंड के भी छात्र लाभान्वित हो सकते हैं। तो राजनीति शास्त्र का प्रश्न है, राज्यसभा के संगठन और उसके कार्यों और अधिकारों का समीक्षात्मक वर्णन प्रस्तुत किया जाए और उसके साथ साथ क्या राज्यसभा को हटा दिया जाए या उठा देना चाहिए, इस पर अपना मंतव्य दें। अतः इसका उत्तर इस प्रकार, राज्यसभा का संगठन क्या है, कैसे करें। संसद का उच्च सदन राज्यसभा या प्रथम सदन है। इसे कभी कभी वयोवृद्धों का सदन भी कहा जा सकता है। राज्यसभा के लिए सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निश्चित की गई है, जिसमें से 12 सदस्यों का मनोनयन सीधे राष्ट्रपति करते हैं और यह राष्ट्रपति उनके विशेषता के लिए उन व्यक्तियों का, चाहे वो खेल जगत से हो, साहित्य जगत से हो, विज्ञान जगत से हो, कला के जगत से हो, जिसमें ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का चयन किया जाता है। इसके सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक, अर्थात देश की जनसंख्या कितनी है उस अनुपात में उस राज्य के हिसाब से होता है। इस प्रकार भारत की राज्यसभा की रचना द्वितीय सदन की संसार के प्राय सभी देशों द्वारा अनुभूत आवश्यकता को समुचित रूप से पूर्ण नहीं करती है। फिर भी राज्यसभा के इस व्यवसाय को कहते हैं कि राज्यसभा अमेरिकी सीनेट के समान एक अस्थायी संस्था, अर्थात इसका विघटन नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के उपरांत 1/3 सदस्य इसकी सदस्यता से निवृत्त हो जाते हैं और उसके स्थान पर नए चुनावों द्वारा नए सदस्य पुनः 6 वर्षों के लिए आ जाते हैं। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा में सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति पदेन सदस्य होते हैं। सभापति का पद रिक्त होने पर किसी भी सदस्य को सभापति चुना जा सकता है। अब प्रश्न आता है राज्यसभा के कार्य और अधिकार का वर्णन। राज्यसभा में निम्नलिखित कार्य और अधिकार है। कार्यपालिका संबंधी, राज्य के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं, परंतु मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। इसलिए राज्यसभा न तो मंत्री परिषद को बना सकती है न तो उसे बिगाड़ सकती है। इस प्रकार राज्यसभा कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा की गई उच्च नियुक्तियों के अनुमोदन की भी शक्ति नहीं है और युद्ध तथा शांति के विषयों में भी उसे प्रत्यक्ष या विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है। तो पहला कार्यपालिका संबंधी अधिकार, इसे नगण्य के रूप में हम कह सकते हैं। विधायिका संबंधी क्या अधिकार है? दूसरा बिंदु है विधायिका संबंधी। कोई भी विधेयक उस समय तक कानून का रूप नहीं ले सकता है जब तक कि उसे राज्यसभा से पारित न हो जाए।
यही एक अधिकार यहाँ पर आके महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी विधेयक कानून को तभी पारित और कानून माना जा सकता है जब उसे राज्यसभा से पारित हो जाए। संविधान के द्वारा व्यवस्था की यदि लोकसभा तथा राज्यसभा में धन विधेयकों को छोड़कर किसी अन्य विधेयक को लेकर मतभेद पैदा हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाकर और उस बैठक में दोनों सदनों के उपस्थित सदस्यों के बहुमत से उक्त विधेयक पर निर्णय लिया जाता है। इस तरह राज्यसभा उस क्षेत्र में भी कोई बहुत अधिक प्रभावहीन नहीं हो सकते हैं, अर्थात वह विधेयक भी पारित हो जाता है। वित्तीय अधिकार। धन विधेयकों के संबंध में निम्न सदन को एकाधिकार प्राप्त है, क्योंकि किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा में नहीं आरंभ किया जा सकता है और न उसे 14 दिन से अधिक रोका जा सकता है। जो विधेयक परिषद में लोकसभा से भेजे जाते हैं उन्हें परिषद में आवश्यक मत प्राप्त न होने पर भी दोनों सदनों द्वारा पारित ही समझा जाता है। अर्थात यह कह सकते हैं वित्तीय अधिकार भी नगण्य रूप में है राज्यसभा में, क्योंकि उस विधेयक को वह 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकते हैं और 14 दिन के बाद वह स्वतः पारित होता है। इस प्रकार धन विधेयकों में राज्यसभा की स्थिति बिल्कुल ही शून्य सी है। प्रकीर्णक शक्तियाँ। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और उन्हें उतना ही मत देने का अधिकार है जितना लोकसभा के सदस्यों के। इसके अतिरिक्त राज्यसभा को उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी लोकसभा का समान अधिकार प्राप्त। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के संबंध में उसे उतना ही अधिकार प्राप्त है जितना कि लोकसभा को है। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों से बहुमत से अगर उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो ऐसी स्थिति में सदन का बहुमत सिद्ध होने पर ही यह वियोग और हटाया जा सकता है, जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया लोकसभा ने स्वीकृत किया हो। राज्यसभा को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करने का अधिकार लोकसभा के समान ही है। यह क्या कहते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भी पदच्युत कर सकते हैं जिस प्रकार से लोकसभा में किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन घोषणा के बाद लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा की स्वीकृति उस पर आवश्यक है। यदि संकटकालीन घोषणा के समय अथवा घोषणा के 2 महीने के भीतर लोकसभा बंद हो गई हो तो उस घोषणा पर राज्यसभा की स्वीकृति देती है। यह स्वीकृति नई लोकसभा के प्रथम बैठक के 3 दिन तक ही मात्र लागू रहते हैं। अब इनके कार्य तो नगण्य हैं, अधिकार इनके नहीं के बराबर हैं। इसीलिए यह प्रश्न उठता है, क्या राज्यसभा को हटा देना चाहिए या देश से हटा देना चाहिए? तो डॉक्टर MP शर्मा के अनुसार राज्यसभा का निर्माण एकमात्र उद्देश्य संविधान को द्विसदनात्मक पद्धति की प्रचलित परिपाटी के अनुसार ढालना है। यहाँ पर यह अंबेडकर के अनुसार मैं नहीं कह सकता कि मैं द्वितीय सदन के निर्माण का पक्का समर्थक हूँ। उस वस्तु के सदृश समझता हूँ जिसमें केवल आंशिक अच्छाई होती है। अंबेडकर ने भी इससे पूर्ण सहमति नहीं दी है। श्री आयंगर के मतानुसार संसार के जिन जिन देशों की संघात्मक प्रणाली का कोई महत्व है वह प्राय सर्वत्र द्वितीय सदन की आवश्यकता का अनुभव किया गया। पुनः उन्हीं के अनुसार राज्यसभा की व्यवस्था जिन कृतियों के संपादन के लिए की गई है वे ये हैं: मर्यादापूर्ण वाद विवाद करना, क्षणिक भावावेश में किए जाने वाले विधान निर्माण में विलंब करना,
उसमें उन सीखे सिखाए व्यक्तियों को जो राजनीतिक अखाड़े में उतरे बिना विद्वता और गुरुतापूर्ण वाद विवाद में भाग लेना वैसे करने का अवसर प्रदान करना जैसे साधारणतया लोकसभा में संभव नहीं हो पाता है, वह राज्यसभा में प्रश्न उठाते हैं। यद्यपि राज्यसभा वैधानिक दृष्टि से निर्बल है, इसको कोई अधिक शक्ति नहीं है और उसके साथ साथ सशक्त भी है, और प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने के कारण यह अपने को एक मत प्रतिनिधि संस्था नहीं कह सकती है। कहने का तात्पर्य है कि इसको हम वयोवृद्ध राजनीतिक इच्छा रखने वाले लोग इसमें आते हैं, लेकिन यह आज सामान्य रूप से प्रचलित नहीं। यदि राज्यसभा चाहे तो वह अपने को विभेदजनक बातों से दूर रहकर जनभावना तथा दलबंदियों में न पड़कर लोक मर्यादा प्राप्त कर सकती है। अतः हम यह कह सकते हैं, अतः उपरोक्त बातों को अच्छी तरह से विश्लेषण किया जाए तो यह निष्कर्ष निकलेगा कि राज्यसभा को उठा देना ही श्रेयस्कर होगा, बल्कि इसे अच्छी तरह से जीवित रखना ही राज्यसभा को उठा देना नहीं है, बल्कि इसे अच्छी तरह से जीवित रखना ही श्रेयस्कर होगा। इसलिए कि वाद विवाद आदि होने से यह एक प्रसंग उठता है।